नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोअर पीसीएस मेंस 2019 के लिए हम लोग डेमो टेस्ट कर रहे थे सामान्य हिंदी का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 में से 12 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज जो है बचे हुए प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के दो मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है यूपीएससी लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना जरूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले एक भूल सुधार करते हैं। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दूसरा प्रश्न देखा था जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्यालय आदेश की भाषा शैली किस प्रकार की होती है, तो इसको सभी लोग करेक्ट कर लीजिएगा। कार्यालय आदेश की भाषा शैली अन्य पुरुष शैली की होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होना चाहिए था, और त्रुटिवश जो है उसे ए ऑप्शन बताया गया था, जो कि गलत था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि कार्यालय आदेश की भाषा शैली अन्य पुरुष शैली होती है। अब शुरुआत करते हैं 13 नंबर प्रश्न से। दुर्जन का संधि विच्छेद, ये प्रश्न मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था। दुर्जन का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और उसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दुह दन जन। तो ये क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए किस प्रकार से। दुर्जन का संधि विच्छेद दुह धन जन होगा जब विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र, ला, वा, हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? र हो जाता है। जैसे दुह धन गुण दुर्गुण हो जाएगा, निह धन धन निर्धन हो जाएगा।
इसी प्रकार से कई सारे उदाहरण आपके सामने हैं। निराशा में निधन आशा, निधन बल निर्बल, निधन जन निर्धन, आशी धनवाद आशीर्वाद, दुहधन बल दुर्बल, दुहधन जन दुर्जन, बहिधन मुख बहिमुख, दुहधन दशा दुर्दशा, दुहधन गुण दुर्गुण, निधन जर निर्जर, दुहधन भाग्य दुर्भाग्य, निधन भय निर्भय। इसके अलावा निधन धारण निर्धारण, दुहधन उपयोग दुरुपयोग, दुहधन ऊह दुरूह, दुहधन आशा दुराशा, निधन अर्थक निरर्थक, दुहधन नाम दुर्नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। यथासंभव, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। यथासंभव में कौन सा समास पाया जाता है, यानी यथासंभव में कौन सा समास है। चारों ऑप्शंस पर नज़र डालिए, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधारय। तो यथासंभव में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। किस तरह से, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव के बारे में बात करते हैं। इनमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। जैसे यथाशीघ्र, यथासंभव, प्रतिदिन, अनुरूप, भरपेट, आजन्म। इनमें क्या है, पहला पद जो है प्रधान भी है और साथ में वो क्या है, वो एक अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह जो भी होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, प्रयोगशाला, प्रयोग करने की शाला। तो यहाँ पर जितने भी कारक हैं वो उनका लोप हो जा रहा है और उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कोई ना कोई कारक चिन्ह आ रहा है। तो इसमें उत्तर पद कौन सा हो गया, चुंबी, पूर्ण, प्रयोगशाला में शाला, धनहीन, राजपुत्र। अगले समास कौन सा है, कर्मधारय। इसमें विशेष विशेषण जैसा संबंध होता है। चरण कमल, प्राण प्रिय, मृग नयन, लाल मणि। तो इसमें क्या है, विशेष और विशेषण का संबंध होता है। द्विगु समास जो है कोई ना कोई इसमें संख्या होती है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्ण पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद क्या है, सप्त सिंधु। तो इसमें क्या है, 7, सप्त मतलब 7, सिंधु। इसी प्रकार से नवरात्र यानी नवरात्र, चौराहा, त्रिकोण। तो इसमें पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है और प्रधान कौन सा पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की बात करें, इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। जैसे राजा प्रजा, नर नारी, गुण दोष, ठंडा गरम, छल कपट। और इसमें प्रायः जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये जो है क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। अब बचा आपके सामने बहुब्रीहि समास। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी दोनों पद के मिलने से एक नया जो है अर्थ उत्पन्न होता है, एक तीसरा पद जो है उत्पन्न होता है। लंबोदर की बात करें तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, लंबोदर का स्वयं का कोई भी अर्थ नहीं रह गया, उसका अर्थ क्या हो गया, भगवान गणेश हो गया। दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, तो वो कौन है, रावण है। तो इस तरह से लंबोदर और दशानन इसके जो है उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। क्या है वाक्य, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अब इसको हमको सरल वाक्य में बदलना है, तो किस तरह से बदलेंगे, तो अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। ये जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सरल वाक्य में बदलने का। तो यहाँ पर क्या है, एक योजक लगा था और जो है 2 वाक्यांशों में इसको अलग अलग कर रहा था। लेकिन इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में सरल वाक्य में बदलेंगे तो अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, ये जो है इसका सरल वाक्य हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य की बात करते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मीरा विद्यालय जा रही है। तो क्या है, ये सरल वाक्य, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। संयुक्त वाक्य जो है, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक, जैसे और, तथा, एवं, यह, अतः,
आदि से जुड़े हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया, अब ये क्या है, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्यांश है, लेकिन ये जुड़ा किससे है, और से, और वह सो गया, तो ये जो है जुड़कर क्या हो गया, ये एक संयुक्त वाक्य हो गया। अब मिश्र वाक्य की बात करें, जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, और जो आपस में की, क्योंकि, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ आदि से जुड़ के मिश्रित हो रहा, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें एक ही वाक्य जो है प्रधान होता है, वाक्य नहीं, उसको हम उपवाक्य कहेंगे क्योंकि वो आधा सेंटेंस होता है। तो एक वाक्य जो है प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होता है, यानी जब प्रधान क्रिया होगी, प्रधान काम होगा, तो उसके बाद जो है उसकी आश्रित जो है क्रिया या कार्य होगा। जैसे वह लड़का जो खाना खा रहा है वह मेरा भाई है, तो यहाँ पर क्या है, वह लड़का जो खाना खा रहा है वह मेरा भाई है, तो ये क्या है, एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आता है। तो इसमें से देशज शब्द कौन सा है, देखते हैं, स्टेशन, तारीख, टेलीविज़न और थप्पड़। तो इसमें देशज शब्द क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, थप्पड़ शब्द जो है देशज शब्द है। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। स्टेशन, टेलीविज़न और तारीख, ये तीनों कैसे शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं, यानी इनकी उत्पत्ति जो है विदेशज है। अब उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। चारों के बारे में आप जानते हैं, फिर भी जो है इसकी थोड़ा थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम विदेशज शब्द या विदेशी शब्दों की बात करते हैं। वे शब्द जो अन्य देश की भाषा से हिंदी में आए हुए हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्गाली, तुर्की, फ्रेंच, डच आदि भाषाओं से हिंदी में आकर जो है उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो वे शब्द क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। जैसे अगर हम अरबी भाषा की बात करें, औरत, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, तारीख, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब, लिफाफा, वकील, शतरंज, इज्जत, इलाज, औलाद, कबीला, ताकत, दुनिया, नतीजा, नशा, बहस, हिम्मत, इनाम, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, तहसील, आज़ाद, अदालत, अफीज, तराजू, मालूम, मुकाम, मुकदमा, मतलब, मदद, फैसला, फ़कीर, मुसलमान, कागज़, हलवाई, ये सभी क्या शब्द हैं, ये सभी जो है अरबी भाषा के शब्द थे। इनमें से कुछ शब्द तो इतने डीपली हिंदी में जुड़े हुए हैं कि विभेद कर पाना भी मुश्किल है। इसी तरह से फ़ारसी शब्दों का भी बहुत प्रयोग होता है। आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, दीवार, दरवाज़ा, नमक, अखबार, अमरूद, आतिशबाजी, आसमान, कमर, आमदनी, आवारा, आराम, कारीगर, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, शुष्क, गुब्बारा, जेब, जानवर, गुलाब, जमीन, दवा, नेक, मलाई, लगाम, दर्जी, तबाह, जगह, शेर, शराब, सूद, सौदागर, सुल्तान, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है फारसी भाषा के प्रमुख शब्द हो गए। पुर्तगाली भाषा के भी बहुत सारे शब्द जो है प्रयोग होते हैं, जैसे अचार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, कमीज़, अगस्त, आलपिन, आलू, इस्पात, कनस्तर, कमीज, कार्बन, गोभी, गोदाम, नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पतलून, प्याज और मेज। उसके बाद तुर्की, फ्रेंच, डच, इनके जो है बहुत ज़्यादा शब्दकोश में शब्द नहीं, लेकिन कुछ प्रमुख शब्द जो आपके सामने हैं ये देखते हैं। तुर्की शब्दों में कैंची, कलंगी, आका, चम्मच, तोप, बारूद, कालीन, खंजर, काबू, चेचक, चुगली, चौका, तमजा, तमाशा, बावर्ची, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, उर्दू, ये सभी क्या हैं, तुर्की शब्द हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द हैं काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज, मीनू। डच भाषा से तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। रूसी भाषा से बुजुर्ग, स्पुतनिक, लूना। यूनानी भाषा से एकेडमी, एटलस, बाइबिल, टेलीफोन, ये सभी जो है यूनानी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रमुख रूप से प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं, तो कौन सा प्रत्यय जोड़कर जो है वर्तमान कालिक कृदंत का निर्माण किया जाता है, इसको आपको समझना भी होगा क्योंकि इसके बारे में जानना जरूरी है। तो धातु पर अगर हम ता का प्रयोग करते हैं, ता प्रत्यय को जोड़ देते हैं धातु पर, तो वो जो है वर्तमान कालिक कृदंत बन जाता है। अब धातु या मूल शब्द में कृत प्रत्यय, जिनको हम कृदंत प्रत्यय
कहते हैं। इनको जोड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। मूल शब्द में ता कृत प्रत्यय जोड़ने से वर्तमान कालिक कृदंत बनता है। इसके उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। मूल शब्द या धातु क्या होता है? जो क्रिया का मूल शब्द होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे लिख, ये क्या है? ये मूल रूप से क्रिया है। अब इसमें कृत प्रत्यय हम जोड़ देते हैं ता, तो क्या हो जाएगा? लिखता। इसी तरह से पढ़ में जो है ता जोड़ देंगे तो पढ़ता, तो ये क्या आ जाएगा? ये वर्तमान कालिक बन जाते हैं। और धातु होता क्या है? क्रिया की रचना जो है धातु से होती है। तो इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो क्रिया का मूल अंश है वो धातु है, बेसिक जो है वो धातु है। एक मूल धातु से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे मूल धातु क्या है? पढ़ है। अब इससे पढ़ना, पढ़ाना दोनों बन सकता है। लिख से लिखना, लिखा, लिखवाया, लिखती। हंस से हंसना, हंसता। खेल से खेलता, खेलना और खिलवाना। व्युत्पत्ति के आधार पर तथा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, पी, देख, चल, पढ़, लिख, ये सभी क्या हैं? मूल धातुएं हैं। यौगिक धातुएं यानी जो है मूल धातुओं को आपस में मिलाने से जो बनती हैं, जैसे कि खाना, पीना, देखना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी क्या है? ये सभी यौगिक धातुएं हैं। अब कृदंत प्रत्यय, जो कि आपने शब्द पढ़ा, हो सकता है बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में ना आई हो, तो इसको हम यहाँ पर डिटेल में उदाहरण सहित देख लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। किसे कहते हैं? कोई भी क्रिया है, जैसे मान लीजिए लिखता है, तो लिखता के आखिरी में क्या है? ता जुड़ रहा है, तो इस प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। और उनके मेल से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। अर्थात जो प्रत्यय मूल धातुओं अर्थात क्रियापद के में मूल स्वरूप के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय क्या हो गया? एक हमारा अक हो गया। अब मूल क्रिया क्या है? पाठ, धाव और सहाय। तो पाठ में पाल, पाठक, धावक, सहायक और पालक बन जाएगा अक जोड़ने से प्रत्यय। इसी तरह से एया प्रत्यय जोड़ेंगे चढ़ में तो क्या हो जाएगा? चढ़ैया हो जाएगा। रख में रखैया हो जाएगा। लूट में एया जोड़ देंगे लुटैया हो जाएगा। और खेब में जोड़ देंगे खेवैया हो जाएगा। ऊ कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो झाड़, आड़, उतार क्या हो जाएगा? झाड़ में ऊ लगेगा झाड़ू, आड़ में आड़ू और उतार में उतारू लग जाएगा। ना प्रत्यय लगेगा तो बंधन, बेल में बेलन, झाड़ में लग जाए तो झाड़न। इसी प्रकार से नी का प्रयोग करेंगे तो चटनी, धौंकनी, मथनी हो जाएगा। औटी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कस में लगाएंगे क्या हो जाएगा? कसौटी हो जाएगा। ईया का बढ़ में लग जाएगा तो बढ़िया। घट में लग जाएगा घटिया। जड़ में लग जाएगा जड़िया। अनीय एक संस्कृत का कृत प्रत्यय है। दृश्य में लग जाएगा तो दर्शनीय हो जाएगा। या जो संस्कृत का है दा में लगेगा तो क्या हो जाएगा? देय। इसी तरह से या जो संस्कृत का है पूज्य में लगेगा पूज्य हो जाएगा। यत कृदंत प्रत्यय दा में लगेगा तो देय हो जाएगा। तुक लगेगा भू में तो भूत हो जाएगा। इसी तरह से कई सारे उदाहरण हैं जिसको देख लीजिए जल्दी से। मद से क्या बन जाएगा? मत बन जाएगा। खिद से खिन्न बन जाएगा। जरा से जीर्ण बन जाएगा। मान लगा देंगे विद में विद्यमान बन जाएगा। वाला लगा देंगे गाना में तो गाने वाला। होना में लगा देंगे हार तो क्या बन जाएगा? होनहार। छलना में ईया कृदंत प्रत्यय लगा देंगे छलिया बन जाएगा। क्र में लगा देंगे अक तो बन जाएगा कारक। इसी तरह से आऊ जो हिंदी का कृत प्रत्यय है वो चल में लगा देंगे तो चलाऊ। बिक में लगा देंगे बिकाऊ। टिक में लगा देंगे तो टिकाऊ। फिर आका हिंदी का भी प्रत्यय है। लड़ में लगा देंगे तो लड़ाका हो जाएगा। धम में धमाका। और कड़ में जो है आका कृदंत प्रत्यय लगा देंगे तो कड़ाका हो जाएगा। आड़ी लगा देंगे खेल में तो खिलाड़ी। कब में कबाड़ी। आगे में अगाड़ी। आकू लगा देंगे पढ़ में तो क्या हो जाएगा? पढ़ाकू। लड़ में लगा देंगे आकू तो लड़ाकू। आलू या आलू इस झगड़ा में लगाएंगे तो झगड़ालू। दया में लगाएंगे तो दयालु। कृपा में लगाएंगे तो कृपालु। मुझे लगता है कि अब आपको जो है कृदंत प्रत्यय के बारे में सारी बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है?
अविकल, अनिर्णीत, अनिर्धार्य या अनिवार्य। तो जिसका निवारण ना हो सके, यानी जिसका कोई विकल्प ना हम बना सकें, जिसको निवारण ना किया जा सके, वो क्या हो जाएगा? अनिवार्य, जिसको हम कहते हैं कंपल्सरी। तो जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द अनिवार्य है, और जिसका निर्णय ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्णीत। शेष विकल्प जो है असंगत थे। कुछ जो है उदाहरण और देख लेते हैं एक शब्दों वाले। आय व्यय लेन देन का लोखा जोखा रखने वाला क्या कहलाता है? लेखाकार या लेखपाल कहलाता है। आयोजन करने वाले को आयोजक कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से ना अधिक ना कम यानी काफ़ी है। आशा से अधिक आशातीत, आश्रय देने वाला आश्रयदाता। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, उद्योग से संबंधित औद्योगिक, उपकार करने वाला उपकारी। उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले में की गई भलाई प्रत्युपकार कहलाती है। उपनिवेश से संबंधी औपनिवेशिक, उपनिषद से संबंधित औपनिषदिक, और उपन्यास से संबंधी औपन्यासिक। थोड़ा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। उपपति यानी गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जारज कहलाता। उपहास के योग्य उपहासास्पद, उसी समय का तत्कालीन, उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित, ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उच्छिप्त, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर चढ़ने वाला आरोही। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास अहितक कहलाता है। ऋण न चुकाने वाला नादिहंद, ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन, ऋषि निर्मित अथवा कथित आर्ष। एक क्षुद्र रोग जिसमें 4-5 फुड़ियाँ आसपास निकलती हैं उसको क्या कहते हैं? कच्छपिका। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द इन विकल्पों में से कौन सा होगा? तो भगवान के लिए क्या होगा स्त्रीलिंग? भागिनी, भाग्यवान, भाग्यवती या भगवती। 4 आपके सामने विकल्प हैं। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? भगवती। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। संस्कृत के वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान तथा मान को क्रमशः वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे बुद्धिमान को क्या कह सकते हैं? बुद्धिमती कहते हैं स्त्रीलिंग में। बलवान के लिए बलवती। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण जो है। संपादक का संपादिका, गायक का गायिका, मर्द का औरत, पाठक का पाठिका, पत्र का पत्रिका, लड़का का लड़की, चालक का चालिका, बेटा का बेटी, माँ का बाप, कबूतर का कबूतरी, देव का देवी, पोता का पोती, काला का काली, दास का दासी, देवर का देवरानी स्त्रीलिंग हो गया, ठाकुर का ठकुरानी, पंडित का पंडितानी, चौधरी का चौधरानी, हाथी का हथनी, चोर का चोरनी, पुत्र का कन्या, पुरुष का स्त्री, साहब का मेम, सम्राट का साम्राज्ञी, श्यार का श्यारनी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, राजा का रानी, गाय का बैल, माता का पिता, बिलाव का बिल्ली, हिंदू का हिंदुनी, भील का भीलनी, ऊँट का ऊँटनी, भाई का बहन, वर का वधू, बुआ का फूफा, बेटा का पुतोह, ऊँट का ऊँटनी, हंसी का हंसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनही शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है? पनही शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? उपानह। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और तत्सम तद्भव को देखते हैं। तो तद्भव से तत्सम कैसे बनाएंगे? करोड़ से कोटि तत्सम बन जाएगा। कर्तव्य का कर्तव्य, कब का कदा, करेला का कारवेल, कबूतर का कपोत, कपूर का कर्पूर, कपूत का कुपुत्र, कपास का करपास, लोभी का लुब्ध, मौर जो सिर और चोटी के सेंस में प्रयुक्त होता है उसके लिए तत्सम है मौली। मौर जो बंजरी या बौर के लिए प्रयोग होता है उसके लिए तत्सम है मुकुल। मौत का मृत्यु, मोर का मयूर, मोती का मौक्तिक, भेड़िया का वृक्क, भूषा का वुष, भूषण का भूषण, भाई का भ्रातृ, भांड का भंड या भट्ट, भांजा का भागिने, भस्म का भस्मन, भविष्य का भविष्यत, भारतार का भर्त्य, भभूत का विभूति, मेघ का मेघ, मोची का मोचन, भतीजा का भ्रातृत्व या भात्रज, मेंढक का मंडूक, भला का भद्रक या भद्र, भरोसा का वराशा, भत्ता का भृत्या, मोड़ना का मोटन, मैल का मल। अगला प्रश्न देखते हैं,
अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो इनमें से अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तुरंग है, वजी और करी, इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? करी जो है इनमें से अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व के या घोड़े के पर्यायवाची क्या है? घोटक, अश्व, तुरंग, है, वाजी, सैंधव, तुरमंग, वाजी, वाह, तुरंग, रविपुत्र। कुछ अन्य महत्वपूर्ण हम शब्द देख लेते हैं पर्यायवाची। आँख के, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी नज़र, दृष्टि, विलोचन। अहंकार के, दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड, गर्व और मद। अस्त के पर्यायवाची ओझल, गायब, छिपना, तिरोहित। असुर के, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, रात्रिचर, जातुधान, तमीचर, मायावी, सुरारी, निश्चिर और मनुजाद। अशुद्ध के पर्यायवाची शब्द दूषित, अपवित्र, मलिन, गंदा, गलत। अवनति के, अपकर्ष, राश, गिराव, उतार। अर्जुन के, पार्थ, धनंजय, सव्यसाची, गांडीवधारी। अरण्य जिसको हम जंगल कहते हैं, इसके पर्यायवाची अटवी, विपिन, कानन, वन, कांतार, दावा, गहन, बीहड़, विटप। अमृत के पर्यायवाची सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, सुरभोग, जीवनोदक, अमी, मधु, दिव्य पदार्थ। अभिप्राय के, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मनसा, व्याख्या, भाष्य, टीका, टिप्पणी। अभिजात के पर्यायवाची संभ्रांत, कुलीन, श्रेष्ठ और योग्य। अप्सरा के पर्यायवाची देवांगना, सुरांगना, देवकन्या, सुखनिता, अरुण प्रिया। अपमान के, अनादर, बेइज्जती, अवमानना, निरादर, तिरस्कार। अन्य के पर्यायवाची पर, भिन्न, पृथक, दूसरा, अलग और। अनुमान के पर्यायवाची अंदाज, तखमीना, अटकल और कयास। 22वां प्रश्न देखते हैं। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द इसमें से चुनिए। चिरंतन का विलोम शब्द हमको बताना है। तो चिरंतन का अर्थ क्या होता है? जो सदैव रहने वाला हो। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो नष्ट होने वाला हो, यानी नश्वर हो। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चिरंतन का शाब्दिक अर्थ है बहुत दिनों तक चलने वाला या बहुत पुराना, और नश्वर का अर्थ है नष्ट होने वाला या नाशवान। कुछ और विलोम शब्द देख लेते हैं। खंडित का अखंडित, खंडनीय का मंडनीय या अखंडनीय, खंडन का मंडन, क्षुब्ध का शांत, क्षुद्र का विराट, विशाल या महान, अकेला का दुकेला, अकाल का सुकाल, अकलुष का कलुष, अकर्मक का सकर्मक, अकर्तव्य का कर्तव्य, अकंटक का कंटकित, अंशता का पूर्णतः, अंधेरा का उजाला, अंदर का बाहर, अंतिम का अनंतिम या आरंभिक, अंतरंग का बहिरंग, अंत का आदि या अनंत, अंतःकरण का बहिकरण, अंगीकार का अनंगीकार या अस्वीकार, अंगीकरण का अनंगीकरण, ऐक्य का विलोम अनैक्य, हताश का आशावान, हत का आहत, हसना का रोना, स्वीकृति का विलोम अस्वीकृति, स्वीकार का अस्वीकार, स्वीकार का अस्वीकार, अस्वास्थ्यकर का अस्वास्थ्यकर, स्वावलंबी का परावलंबी, स्वार्थी का परार्थी, स्वार्थ का परमार्थ, स्वार्थ का निस्वार्थ भी होता है। स्वामी का विलोम सेवक, स्वाभाविक का अस्वाभाविक, स्वाधीनुभूति का परानुभूति, स्वाधीनता का पराधीनता, स्वाधीन का पराधीन, स्वादिष्ट का स्वाधीन, निस्वाद या बेमजा, स्वस्थता का अस्वस्थता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ये चिन्ह क्या है? ये चिन्ह है। बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है हिंदी में, प्रायः आप इसको देखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इस चिन्ह का नाम विस्मय बोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और जो आह्लाद सूचक शब्द होते हैं पद, वाक्य और उनके अंत में अपने बड़ों के सादर संबोधन में तथा अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाओं और सद्भावनाओं के प्रकटन में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह के बारे में कुछ जानते हैं। तो पठन करते समय गति, प्रवाह और स्पष्टता लाने हेतु तो कुछ नियमों का पालन किया जाता है। अगर हम उन नियमों का पालन ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। तो वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो हिंदी के जो कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं उनको देख लेते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, फिर प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क, विस्मय सूचक जो अभी हमने डिस्कस किया, अवतरण या उद्धरण चिन्ह,
तो इकहरा जो है अवतरण होता है या दोहरा होता है, जिसमें हम जो है किसी कोटेशन को, किसी जो है बात को जो है हाईलाइट करने के लिए बंद कर देते हैं। योजक चिन्ह जो डैश का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक चिन्ह में जो है कई तरह के जो है ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह जब किसी बात का हम विवरण और ज़्यादा देना होता है तो हम जो है उस शब्द के बाद जो है इस तरह से लगा देते हैं, जिसका अर्थ होता है कि इसका और स्पष्टीकरण आगे दिया हुआ है। लोप चिन्ह जहाँ पर कोई चीज़ का जो है लोप हो जाता है वहाँ पर जो है हम इस तरह से लगा देते हैं, इसको लोप चिन्ह कहते हैं। विस्मरण चिन्ह जब हम लिखने में कोई चीज़ भूल जाते हैं तो दो शब्दों के बीच अगर हमको कोई चीज़ और जोड़नी होती है तो हम यहाँ पर इस तरह से क्या करते हैं, विस्मरण चिन्ह लगा देते हैं और ऊपर जो है उस शब्द को लिख देते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर ये चीज़ भूल हो गई थी, उसको बढ़ा दिया गया है। संक्षेप चिन्ह जो है सीधे सीधे जो है बिंदी लगा दी जाती है। निर्देश चिन्ह जो है ये जो है क्या होता है, ये डैश से थोड़ा सा बड़ा होता है। डैश जो है हल्का सा लगाया जाता है, जिसको हम योजक चिन्ह, जिसको हमने यहाँ पर कहा, ध्यान से देखिएगा दोनों में अंतर है। योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है और इसके बाद जो है जो निर्देश चिन्ह होता है वो जो है लंबाई में थोड़ा सा बड़ा होता है। तुल्यता सूचक चिन्ह जिसको हम बराबर का निशान कहते हैं। संकेत चिन्ह ये जो इस तरह से स्टार बना दिया जाता है। और समाप्ति सूचक चिन्ह जो है इस तरह से ये लगाया जाता है। आगे चलते हैं, एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हल करना है। इसमें 24 और 25 दो प्रश्न दिए हैं, इसके पर आधारित, गद्यांश पर आधारित, उसको हमको हल करना है। तो ये पूरा पैरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको जो है पूरे पैरा को क्या कर सकते हैं, इसको पाउस करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप एक बार जो है पूरा पाउस करके पढ़ लीजिए, फिर सीधे हम जो है क्वेश्चन पर आके बात करते हैं। अब पहला क्वेश्चन इस पर क्या आधारित है, जन संकुल का क्या आशय है। तो जन संकुल मतलब क्या होता है, संकुल मतलब जो होता है किसी चीज़ का जमाव, और जन का मतलब लोगों का जमाव। तो इसका क्या मतलब हो गया, भीड़ भरा, जहाँ पर जो है भीड़ भरा यानी काफ़ी भीड़ हो। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर आया था। तो जन संकुल का आशय जो है क्या है, भीड़ भरा है, और संकुल का अर्थ भीड़ या भारी जनघनत्व या भीड़ का जमाव होता है। अगला प्रश्न इस पर आधारित है, शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो अगर इस पैरा को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें इसको उत्तर मिल जाएगा कि शाखाहीन रसहीन और शुष्क वृक्ष को जो है ठूंठ वृक्ष कहा जाता है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को ठूंठ वृक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने लोअर पीसीएस मेंस के इस डेमो टेस्ट का जो हिंदी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो है हम जीके और बाकी जो सेगमेंट हैं उसको आगे के वीडियोस में हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के दो मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया है। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।